गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स फोरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पहले सोच रहे हैं आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए। इस समय परिस्थितियां वैसे ही खराब हैं और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो होनी थी और जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी थी, शायद फिलहाल अभी काफ़ी कुछ दिनों के लिए वो टल गई हैं और अभी आप लोगों के पास अतिरिक्त समय मिल गया है। उस अतिरिक्त समय में आप अपने विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें, जिससे कि पहली बार में ही सफलता का अनुभव कर सकें। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, बस उसके लिए परिश्रम और उसके प्रति समर्पण जितना गहरा होगा उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक्सचेंज यूनिट में, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, डिओपोली मार्केट पढ़ रहे हैं। डिओपोली मार्केट में हमने सबसे पहले डिओपोली की जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन सबसे पहले फ्रांस के अर्थशास्त्री अर्नेस्टीन कूर्नो ने दिया, जिसमें हम लोगों ने कूर्नो मॉडल पढ़ा। इसके बाद कूर्नो मॉडल को क्रिटिसाइज किया, किसने? बंट्रेट ने क्रिटिसाइज किया। कूर्नो ने क्या कहा? कूर्नो ने कहा कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। बंट्रेट ने उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है। इसके बाद तीसरे जो मॉडल आता है वो आता है एजवर्थ मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है एजवर्थ मॉडल। ये पहला प्रश्न ये आता है कि एजवर्थ मॉडल कब दिया गया। जितने भी मॉडल्स हैं उसमें हमने सन मेंशन कर दिए हैं। अगर कोई प्रश्न असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है कि कौन सा मॉडल कब दिया गया, तो वो आप देख सकते हैं, हमने जो पढ़ाया उसको ऊपर लिखा दिया गया है। एजवर्थ मॉडल दिया गया 1897 में। तो आपका ये क्लियर हो गया 1897 में है, किस ऑर्डर में है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी चीज आती है, जब हम एजवर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानकारी हो कि एजवर्थ सर थे कौन। तो आपको पता हो, हमने मेंशन किया है एजवर्थ सर, इनका जो पूरा नाम था वो था फ्रांसिस एस्डेरो एजवर्थ। इनका जन्म 8 फरवरी 1845 को हुआ था और 13 फरवरी 1926 को इनकी डेथ हो गई। और ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो आपको मालूम चल गया कि एजवर्थ सर के बारे में। अब एजवर्थ सर ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपना क्या क्या योगदान दिया है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस इकोनॉमिस्ट ने क्या रोल दिया है। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, नंबर पहला पॉइंट, नंबर दूसरा पॉइंट, नंबर तीसरा पॉइंट, नंबर चौथा और नंबर पांचवा पॉइंट। एजवर्थ सर ने सबसे पहले अपना दिया हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड में इनका योगदान था, जिसमें इन्होंने ऑफर कर्व और CIC को हम लोग कहते हैं कम्युनिटिव इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग एजवर्थ सर ने किया। दूसरा आता है टैक्सेशन पैराडॉक्स की चर्चा एजवर्थ सर ने की। तीसरा आता है मोनोपोली प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन, एजवर्थ सर ने बताया। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को भी एजवर्थ सर ने बताया और एजवर्थ लिमिट थ्योरम, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जिसमें एजवर्थ सर ने इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। यहाँ पर एजवर्थ सर ने द्वयाधिकारी की समस्या का हल प्रस्तुत करने के लिए अपना मॉडल दिया और उस मॉडल में उन्होंने क्या किया? उस मॉडल में उन्होंने कूर्नो सर की सारी मान्यताओं को दिया सिवाय एक मान्यता को। ये जो बबल्स के अंतर्गत जो हमने बनाया है, ये है कूर्नो की वह मान्यता जिसे एजवर्थ सर ने हटा दिया कि प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर रहता है। भाई कूर्नो ने क्या कहा कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। ठीक है, तो एजवर्थ सर ने इसी मान्यता को हटा दिया और बाकी की सारी मान्यताएं एजवर्थ सर ने कूर्नो सर की ली, बट उसमें अपनी 3 मान्यताएं और जोड़ दी। नंबर पहला, कूर्नो मॉडल में एजवर्थ मॉडल में जो 3 मान्यताएं एजवर्थ सर ने जोड़ी
वो ये है, नंबर पहला, दोनों उत्पादकों की सीमित उत्पाद की क्षमता। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो सीमित है, जिसे हम लोग अभी फिगर के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो दोनों उत्पादकों की सीमित उत्पाद की क्षमता, ये मान्यता एडवर्ड सर ने और जोड़ी अपने मॉडल में। दूसरा कि शॉर्ट रन पीरियड में वस्तुओं की कीमतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। और तीसरी कि जो कुल बाजार है वो दो विक्रेताओं के मध्य बराबर बांट दिया गया। ठीक, तो एडवर्ड मॉडल में मान्यताओं में पूर्णो सर की सारी मान्यताएं ली, जो आपको पूर्णो वाले जो हमारा वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं। और उसने एक मान्यता को हटाया कि प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर रहता है। इस मान्यता को एडवर्ड सर ने नहीं लिया और इसको हटाने के बदले एक हटा दी मान्यता और 3 उसमें और जोड़ दी। तो ये तीनों मान्यताएं ये उन्होंने अलग से जोड़ी। ठीक, अब हम इस मॉडल को, एडवर्ड मॉडल को हम लोग अब चित्र की सहायता से देखें। अब आप ये देखिए, इस पूरे चित्र में दो फर्में हैं। एक फर्म है आपकी ए, या एक सेलर है कौन, ए, और दूसरा सेलर है आपका बी। ये दो है और ये ए विक्रेता का मांग वक्र है और ये बी विक्रेता का मांग वक्र है। ठीक, कोई दिक्कत? इतना आसान। और बाजार दोनों विक्रेताओं के मध्य बीच आधा आधा बटा हुआ है जी। ठीक, तो ओए हो गया, ये हो गया ए और डी, ये डिमांड कर्व हो गया ए विक्रेता का, डी और बी ये डिमांड कर्व हो गया किसका, बी विक्रेता का। ये बीच में लाइन है, ठीक है, ये आधा आधा बांट दिया गया है। और इसी को हम लोग यहाँ पर जो ये बीच वाली जो रेखा है जिसे हम लोग ओडी रेखा कहते हैं, ठीक है, इसी को हम सामान्य कीमत वक्र भी कहते हैं। ठीक, इसी को हम सामान्य कीमत वक्र भी कहते हैं, इस ओडी रेखा। अब माना फर्म ए जब बाजार में प्रवेश करती है, ठीक है, तो फर्म ए जब बाजार में प्रवेश किया तो फर्म ए ने अपनी कीमत तय कर ली, कितनी, P1 कीमत तय की और उसने OA1 EP1 OA इतना फायदा कमाया। इसी तरीके से यदि फर्म बी पहले आती है तो वो इतना अपना फायदा उठाती है। माना कि पहले फर्म बी, अब क्या हुआ, फर्म ए जब आई तो फर्म अब बी की भी एंट्री होगी। बी ने क्या कर दिया, बी ने अपनी कीमत तय कर दी, कितनी, P2 नीचे कीमत तय कर दी और उसका उत्पादन बढ़कर हो गया कितना, OB2 उत्पादन हो गया। अब यहाँ पर पहली मान्यता ये आती है कि दोनों उत्पादकों की सीमित उत्पादकीय क्षमता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों प्रोड्यूसर हैं वो कितना कर सकते हैं, वो OB2 से ज्यादा फर्म बी और OA2 से ज्यादा फर्म ए उत्पादन नहीं कर सकती। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया कि जो उत्पादन का उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दोनों फर्मों की वो कितनी हो गई, OA2 और OB2। ठीक, ये किस प्राइस पर हो गया, OB2, P2 प्राइस पर OB2 मात्रा बेचता है और P2 प्राइस पर फर्म ए A2 मात्रा बेचती है। इससे अधिक ना फर्म ए उत्पादन कर सकती है, ना इससे अधिक फर्म बी उत्पादन कर सकती है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो कीमत है P2 ये तय हो गई एक मिनिमम प्राइस, ये तय हो गई क्या, एक मिनिमम प्राइस, और ये P1 ये तय हो गई क्या, मैक्सिमम प्राइस। बात क्या हो रही है, द्वयाधिकारी की जो समस्या है उस समस्या का हल इस यहाँ पर है कि नहीं। अगर हल है तो वो हल स्थिर है या अस्थिर है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। पिछले वाले में जब हम लोगों ने बंटेड मॉडल पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें प्राइस वार हो रहा था, प्राइस वार होते होते हम लोग मार्जिनल कॉस्ट 0 पर आ जा रहे हैं और वहां पर जो हमारा हल था वो क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आधारित था या स्थैतिकी मॉडल पर आधारित वो था। लेकिन इस वाले केस में क्या है, सीमित उत्पादन की क्षमता है, मतलब OA2 से ज्यादा फर्म ए और OB2 से ज्यादा फर्म बी उत्पादन नहीं कर सकती। तो OP2 क्या हो गई, उसकी मिनिमम प्राइस, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो उससे ज्यादा वो कीमत घटा नहीं सकती है। और OP1 क्या हो गया, उसकी मैक्सिमम प्राइस, OP1 क्या हो गया, उसकी मैक्सिमम प्राइस। अब क्या होगा, अब जब ये कीमत घटाएगा अब फर्म उसका रिएक्शन करेगी। जब फर्म रिएक्शन करेगी तो फर्म को अच्छी तरीके से पता है कि P2 से नीचे नहीं जा सकती। अगर वो P2 के ऊपर जाती है
तो फर्म भी पूरा फायदा कर लेते हैं। हाँ। होगा ना। P2 उसका लोअर पॉइंट हो गया प्राइस का, और P1 हो गया अपर पॉइंट। अब मालूम क्या होगा, दोनों के बीच जो भी युद्ध होगा वो कहां पर होगा, P1 और P2 के बीच में ही वो फ्लक्चुएट करती रहेंगी। ना P2 स्टेबल पॉइंट है ना P1 स्टेबल पॉइंट है, क्योंकि अगर P1 को स्टेबल पॉइंट ले लेते तो एक फायदा कमाएगी दूसरी नहीं कमाएगी, तो वो अपने प्राइस को डाउन कर देगी। तो जो युद्ध होता रहेगा, P2 से नीचे नहीं बेच सकते, P1 से ऊपर नहीं बेच सकते, दोनों लोग कहां पर रहेंगे, P1 और P2 के बीच वस्तुओं की कीमतें क्या होती रहेंगी, फ्लक्चुएट करती रहेंगी। और जब वस्तुओं की कीमतें फ्लक्चुएट करती रहेंगी तो फिर द्वयाधिकारी का जो हल है वो स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि जब कीमतें ही स्थिर नहीं है तो हल भी स्थिर नहीं हो सकता। तो एजवर्थ मॉडल क्या बताता है, द्वयाधिकारी की समस्या का स्थिर संतुलन का बिंदु नहीं है। जब स्थिर नहीं है तो किस तरीके का बिंदु होगा, अस्थिर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थिर संतुलन का बिंदु है, अस्थिर संतुलन। क्यों, क्योंकि जो कीमतों में फ्लक्चुएशंस है वो P1 और P2 के बीच, P1 और P2 के बीच कीमतें क्या होती रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी। इसलिए एजवर्थ मॉडल में द्वयाधिकारी की जो समस्या का जो हल है वो कैसा है, अस्थिर है। जो भी आप लोगों को जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो पूर्णो मॉडल से या किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछी हैं और उनका दिखा रहा है अभी, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको डिओबोली से, एक्सचेंज से, कंजप्शन से, प्रोडक्शन से आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।